गुड मॉर्निंग डियर ऑल। और कैसे हैं आप सभी। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, दैट इज योर कूलाम्स लॉ। सो आज हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के ऊपर। तो देखो कूलाम्स लॉ क्या कहता है। कूलाम्स लॉ, सो टुडेज आवर टॉपिक इज कूलाम्स लॉ। देखिए कूलाम्स लॉ क्या है, हमने 10th क्लास में आप सभी ने पढ़ा है कि यदि हमारे पास दो चार्जेस हों, इफ देयर यू हैव टू चार्जेस, सपोज दिस इज योर Q1 एंड दिस इज योर Q2, तो हमने ये पढ़ा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने पता है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। हमने ये चीज पढ़ी है कि दोनों चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, लेकिन वो होगा कितना ये हमें बताया था किसने। ये चीज हमें बताई गई थी कूलाम ने। तो कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम ने हमने ये बताया था कि जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, द ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, यू कैन से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, force of interaction between two charges, between two charges, two charges, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो जो फोर्स है, तो कूलाम ने हमने ये बताया था कि जो फोर्स जो होता है ना दो चार्जेस के बीच का, वो फोर्स एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2। सपोज ये Q1 Q2 दो चार्ज हैं और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मान लेते हैं R। और दूसरी चीज उसने बताई थी कि जो फोर्स होता है वो फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस वाली लाइन को आप लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, square of the distance between them, between them। तो आप इस वाली लाइन को इस तरह से लिखेंगे कि जो फोर्स है वो दोनों के स्क्वायर के डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो आपका जो अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो आपका फोर्स उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स विल इंक्रीज। नाउ सपोज कर लो कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो combining equation number first and second, what we get, तो F will be directly proportional to the Q1 Q2 over R square। अब कभी भी याद रखो कि यदि आपको प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में लेकर जाना हो तब वहां हम कोई भी कांस्टेंट लगा देते हैं। सो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो यहाँ पे जो k होता है, k एक कांस्टेंट होता है और कोई भी कांस्टेंट हो उसकी अपनी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे हम लेके चले एक, तो एक इज द कांस्टेंट वैल्यू, 2 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी बट अप टू इन्फिनिटी, ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट। इन्फिनिटी इज नॉट अ कांस्टेंट, बाकी सारी वैल्यूज आपकी कांस्टेंट है। तो उसी तरह से यहाँ जो k होता है, k की वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है आपकी k की। और k का एक हम दूसरी वैल्यू भी और लेके चलते हैं,
के को हम क्या करते हैं, एक दूसरी वैल्यू पे हम लेके चलते हैं कि के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. So k is also equal to 1/4 pi epsilon naught. So this is your Coulomb's law. और ये जो Coulomb's law आप लोगों ने पढ़ा है, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ कूलाम, जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, शायद 10th क्लास में आई थिंक आपने पढ़ा होगा. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. सो अब हमें जानकारी होनी चाहिए कि कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है. लेकिन उससे पहले यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाले, तो देखिए, हालांकि ये बात याद रखना कि ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये वाली वैल्यू 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू हमेशा के की कब होगी, जब वो आपका फ्री स्पेस हो. ठीक है, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए एप्लीकेबल है. अब द वैल्यू ऑफ के जो है हमारे पास, तो ये वैल्यू अब क्या है, फ्री स्पेस या होगी. इसको नोट करना है, आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करें और इसको आप नोट कर लें, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो, आई डोंट, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब मैं आपको बता देता हूँ जो के की वैल्यू, हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एफ की वैल्यू हमारे पास आती थी, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ पर जो के है, के किन किन वैल्यूज पे डिपेंड करता है, आपको जो के की वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना. हेंस जैसे कि वैल्यू ऑफ फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम. सो इसीलिए आपकी के जो है, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, के डिपेंड्स ऑन मीडियम, फर्स्ट पार्ट. और सेकंड जो होता है आपका, जो के की वैल्यू होती है वो आपकी मीडियम पे डिपेंड करती है. और दूसरी चीज आपने यहाँ क्या देखा कि जो फोर्सेस है, जो आपके जो फोर्सेस होते हैं ना दोनों, सेकंड थिंग, जो आपके दो फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस आपका F12 यानी कि फोर्स ऑन 1/2, और दूसरा होता है एंड F21 यानी कि फोर्स ऑन 2/1. ये याद रखना. जैसे सपोज मान चलो ये आपका चार्ज एक है और एक सपोज करो ये आपका दूसरा चार्ज है, दिस वन इज योर Q1 एंड मान लेते हैं दिस वन इज योर Q2. और अब देखिए ये आपका 1 पार्ट फोर्स है या का 2 है, तो 1 पर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि 1 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकंड, यानी कि F12 कहलाएगा. यानी फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1 यू कैन राइट इट, फोर्स ऑन 1/2. सिमिलरली वो आपको कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी F12. और सिमिलरली फोर्स ऑन 2/1, क्योंकि हमें पता है कि दोनों चार्जेस हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं, तो दोनों के चार्जेस का अपना अपना फोर्स लगेगा, तो दैट विल बी F21. नाउ लुक एट हियर, उसी तरह से हमारे पास यहाँ जो फोर्स बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, F21. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी वेक्टर फॉर्म के केस में. अभी हमने सिंपल पढ़ा है, लेकिन मैं इसमें बस एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो F12 और F21 जो फोर्सेस होते हैं, दे एक्ट्स, ये जो फोर्स हैं ये एक्ट करेंगे अलोंग लाइन जॉइनिंग of the two charges, two charges. तो ये जो फोर्सेस हैं ये कब एक्ट करेंगे, जैसे कि आपके बीच की ये वाली लाइन जॉइनिंग है, ये दोनों चार्जेस को ये वाली लाइन, तो जो फोर्स है वो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ही एक्ट करेगा, ये बात हमेशा याद रखना. तो दिस वाज अबाउट योर कूलॉम्स लॉ. अच्छा, कूलॉम्स लॉ में कभी कभी क्या है कि यू हैव टू नो कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच में, F और R के बीच में, अगर आप F और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज योर F एंड दिस इज योर
स्मॉल आर। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इस तरह का ग्राफ आपका प्लॉट होगा। दिस वाज अबाउट कूलम्स लॉ। बात आई समझ में? क्लियर? सो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और नोट इट डाउन। ओके, अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो हमने अभी कूलाम का लॉ पढ़ा है, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो दिस वन इज योर कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो वेक्टर फॉर्म में हमें जनरली कूलाम का लॉ हमें पता है कि कूलाम का लॉ क्या था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें जनरली ये पता था। तो इसी में अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म के लेते हैं तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के केस में तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर का फॉर्म का केस लेंगे हम, तब उस केस में आपका सो इट विल बिकम F12। पहला आपका जो पॉइंट है दैट इज F12 एंड F12 इज व्हाट, F12 इज इक्वल टू के के Q1 Q2 ओवर R। इसका हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, दैट इज R21। बिकॉज अगर हम कहीं भी फोर्स नापते हैं तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम उसकी वैल्यू नापते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि सपोज दिल्ली से मुंबई, तो आप अगर दिल्ली में खड़े हो और आप यहाँ से बोलते हो 3000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर मुंबई है, तो आप जो डिस्टेंस नापेंगे वो मुंबई से नापेंगे, तो आपका रेफरेंस पॉइंट उस समय मुंबई हो जाएगा। तो दैट इज योर F21। एंड हेयर हम ले लेते हैं इसका डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि हम लेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हमेशा हमें उसकी डायरेक्शन शो करता है। सिमिलरली एफ कोई बात नहीं, सो F2 R12 का ये हो जाएगा वैल्यू। अब आप जानते हो कि एस एस R21 कैप, तो आपका किसके बराबर हो जाता है, दैट इज R21 वेक्टर और ओवर R21 मॉड। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है यूनिट वेक्टर के केस में। जैसे यूनिट वेक्टर केस में आप जानते हो कि यदि आपको एक यूनिट वेक्टर ए निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए। तो ये तरीका होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। सिमिलरली हमारे पास ये हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन में R21 का मॉड। सो पुट दिस वैल्यू हियर, देन आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 इंटो में R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मॉडुलस, और सॉरी एक ये आपका हो जाएगा R21 का स्क्वायर। सो ये आपका हो जाएगा R21 का स्क्वायर। सो यहाँ से आपकी जो F की वैल्यू बन जाती है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड की क्यूब इंटो में R21 वेक्टर। क्योंकि यहाँ देखिए हमारे पास एक ये टर्म आ रही थी और एक टर्म ये आ रही थी, दोनों का हम क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि यदि हमें कोई वेक्टर निकालना होता है, सपोज हमें ए बी वेक्टर निकालना है, तो इसका तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हालांकि इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट होता है, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये लीजिए,
जैसे मान लेते हैं कि क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म पे हमारे पास 3 तरह की डायरेक्शन होंगी। एक आपका हो जाता है एक्स एक्सिस, एक आपका हो जाता है वाई एक्सिस और एक आपका हो जाता है जेड एक्सिस। तो जब हम बात करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास चार्ज है Q1 और ये हमारे पास चार्ज है Q2 और यहां से एक ये आपका हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये वाला R1 और सिमिलरली पोजीशन वेक्टर आपके ये हो जाते हैं, दैट इज योर R2 और ये आपकी जो है डिस्टेंस हो जाती है R12 का मॉड और जो कि इक्वल टू हो जाता है R21 का मॉड। तो देखो पोजीशन वेक्टर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर जो आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इस केस में here r1 is the position vector of q1, similarly r2 is the position vector of q2। उसी तरह से इफ यू वांट टू कैलकुलेट r21, अगर आपको r21 कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ यानी q1 और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ q2। सो पुट इस वैल्यू को हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा f12 इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r21 क्यूब इंटू r1 वेक्टर एंड माइनस r2 वेक्टर, इस तरह से। सिमिलरली अगर आपको कैलकुलेट करना है f21, उसी तरह से f12 हो गया, अब f21 कैलकुलेट करो तो f21 क्या हो जाएगा, k q1 q2 तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी fr12 का क्यूब r12 क्यूब और इंटो में दैट विल बी इक्वल टू r2 वेक्टर और माइनस r1 वेक्टर। नाउ लुक एट हियर, अब देखिए इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं और देखो r12 तो r21 के बराबर है, इस वाली क्वांटिटी से देखिए r12 जो है वो तो r21 के बराबर है। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं दोबारा से f21, ठीक है, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, इस वाली सिचुएशन में से मैंने ले लिया माइनस कॉमन, तो आपका बन जाएगा माइनस k q1 q2 अपॉन, और इसको मैंने चेंज कर दिया r21 में, r21 का क्यूब, क्योंकि हमें पता है कि r12 जो होता है वो इक्वल टू होता है r21 के, ठीक है ना। बेशक मैं लिख देता हूं बिकॉज r12 का मॉड इज इक्वल टू r21 का मॉड और इंटो में आपका ये जब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो r1 माइनस r2 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका r1 माइनस r2। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2 और आप इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो देखिए 1 एंड 2 में आप देखिए राइट हैंड साइड में के Q1 Q2 के Q1 Q2 R21 सारा कुछ सेम आ रहा है। तो ये वाली जो टर्म है, ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये वाली, ये आपका बन जाएगा दिस कंप्लीट टर्म, ये वाली ये आपकी कौन सी हो जाती है, F12। सो इससे हमें क्या मिल जाता है कि यहां से देखिए, सो F21 factor will be equal to F12 vector। So that means
Coulomb's law in vector form obeys Newton's third law of motion. Hence, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ. Hence, Coulomb's law in vector form obeys Newton's third law of motion. Newton's third law of motion obeys Newton's third law of motion. So this was about Coulomb's law in vector form. तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें, और अगर नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें, एज यू विश. सो मैं अब इसको क्लियर करने जा रहा हूँ. मैं क्लियर दिस? मैं क्लियर? ओके, सो लेट्स सी. तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. सो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है. ये लो, क्वेश्चन को इस तरह से है कि कैलकुलेट Coulomb's force between two alpha particles separated by a distance आपकी 3.2 into 10⁻⁻15 मीटर इन एयर. तो आपको जो है ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करो. वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. कर लिया? वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें. अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ. देखो, चार्ज किसी अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है. यानी कि जो आपका Q1 हो जाएगा, सॉल्यूशन, जो आपका Q1 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. सिमिलरली आपका Q2 भी हो जाएगा 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. आर आपको गिवन है, सिंपल, आपको 1/4 की वैल्यू पता है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो. तो क्या हो जाएगा कि F will be equal to 9 into 10⁻⁹. ये आपकी 1/4πε यानी K की वैल्यू हो गई. K Q1 that is 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम into 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सो R कितना आ जाएगा 3.2 into 10⁻⁻15, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा. सो इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻15 के क्यू. नाउ लुक एट हियर. देखिए 2 से
ये कट जाएगा आपका 1.6 टाइम्स और 1.6 से ये कट जाएगा। सिमिलरली आपका 1.6 से ये कट गया 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कट जाएगा। अब हमारे पास बचता क्या है, दैट विल बी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, देखिए माइनस के 19 एक ये रहा आपका और -19 एक ये रहा, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻38 10⁻⁻38 अपॉन आपका ये क्या बच जाएगा 10⁻30। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ 10⁻30 को, तो वैल्यू आपकी क्या बन जाती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻38 और इंटो में एक ये ऊपर चला जाता है तो 10⁻30। तो आपका ये बच जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻। अब देखिए ये 30 आपका यहाँ पर है और एक 9 आपका यहाँ पर है, तो दैट विल बी इक्वल टू 39, क्योंकि जो आपकी पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं। तो आपका ये हो जाएगा 39 माइनस 38, ये आपका क्या बन जाएगा 9 इंटू में 10⁻1, दैट विल बी इक्वल टू 90 न्यूटन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं कूलम्ब्स लॉ बेस पे। और नेक्स्ट हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस कूलम्ब्स लॉ के लूँगा, जिसमें आपको नॉलेज होगी कि किस तरह से कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और किस तरह से बोर्ड में हम उनको अटेम्प्ट भी करना है। बट मेन कॉन्सेप्ट इज, अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उनको एक प्रॉपर मैनर में आपने अटेम्प्ट करना है। बाकी थैंक यू सो मच।